दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों हमारा यूट्यूब पे चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया। यदि आप इस इतिहास को अच्छे से सीक्वेंस वे में पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर भी। यूट्यूब पर हमारा चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया और फेसबुक पर तो हम क्लास डाल ही रहे हैं। दोनों जगहों पर हमारी क्लासेस समानांतर रूप से चलती रहेंगी। दोस्तों ये जो हमारी क्लासेस होती हैं यह वनडे एग्जाम और यूपीपीसीएस को कवर करने के लिए हम आपको की मदद देते हैं। तो दोस्तों आइए, हमारा यूरोपीय कंपनियों का आगमन चला था आधुनिक भारत में। तो हमारी लास्ट जो शक्ति चल रही है वह थे फ्रांसीसी। तो आइए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं। इसके पहले हम जो है पुर्तगाली, डच, ब्रिटिशर्स और डेनिश को समाप्त कर चुके हैं। ये हमारी चौथी शक्ति है फ्रांसीसी, पांचवी शक्ति फ्रांसीसी। इसके बाद एक कंपनी और आती है स्वीडिश, या जिसे स्विट्जरलैंड की कंपनी कहते हैं, पर वह 1731 में आती है। यहाँ पर व्यापार नहीं करती है लेकिन क्रम वाइज है, आप जानते रहिए। वह चली जाती है चीन की तरफ। तो आगे हम अभी हल्का सा आपको बता देंगे। तो दोस्तों जो हमारा टॉपिक चल रहा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन में फ्रांसीसियों को हम आपको बता रहे थे। तो फ्रांसीसियों के मध्य जो फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के मध्य जो कर्नाटक में युद्ध हो रहा है, 3 युद्ध हो रहा है, जिसमें हमने आपको 2 युद्धों को आपको इसके पहले अच्छे से आपको समझा चुके हैं। यह हमारा फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के मध्य जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध चल रहा है उसके बारे में आज हम आपको अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमने हेडिंग भी डाला कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 1760। लेकिन इसके पीछे आप जानिए कि जो यह कर्नाटक का तृतीय युद्ध हो रहा है, तृतीय युद्ध होने के पीछे कारण क्या है दोस्तों। कारण क्या था कि यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। कब से कब तक? 1756 से 1763। यूरोप में जैसे ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी भारत में जमीनों को कब्जे में करके कॉलोनियां स्थापित कर रहे हैं, फैक्ट्रियां स्थापित कर रहे हैं, ऐसी परिस्थितियां ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी यूरोप में भी कर रहे हैं। हालांकि दोनों यूरोपीय कंट्री भी हैं, यूरोप के जो भी और देश हैं वहां पर भी ये लोग ऐसा ही हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इन्हीं हस्तक्षेपों को लेकर के इनका आपस में संघर्ष होता है, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जानते हैं। उसी सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार होता है, जिसे हम कर्नाटक के तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आइए देर न करते हुए समझने का प्रयास करते हैं। और जब इस युद्ध के चलते फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स आपस में टकराते हैं तो परिणति क्या होती है कि युद्ध की शुरुआत सबसे पहले अंग्रेज करते हैं। अंग्रेज क्या करते हैं दोस्तों? अंग्रेजों ने किया क्या कि अंग्रेजों ने 1757 में फ्रांसीसी की जो फैक्ट्री थी, आप देखिए कैसे लड़ रहे हैं यूरोपीय शक्ति। फ्रांसीसियों की जो फैक्ट्री थी चंद्रनगर, कासिम बाजार, ये कहाँ थी दोस्तों? ये पश्चिम बंगाल में थे। और उड़ीसा में बालासोर। यानी अंग्रेजों ने कासिम बाजार, चंद्रनगर और बालासोर की फैक्ट्रियों पर कब्जा कर लिया। और पटना कहाँ दोस्तों? बिहार में पटना। तो यहाँ पर जो फ्रांसीसियों की फैक्ट्रियां स्थापित थी उस फैक्ट्रियों पर अंग्रेजों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया। और जब जबरदस्ती कब्जा कर लिए तो फ्रांसीसियों ने किया क्या, तो थोड़ा सा मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बंगाल में
चंद्रनगर था, पटना, चंद्रनगर था, कासिम बाजार था, बालासोर था और पटना था। यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया कि फ्रांसीसियों की जो बस्ती थी उस पर कब्जा कर लिए। अब इसकी परिणति क्या हुई कि फ्रांसीसियों का जो गवर्नर था उसका नाम था कांट दलाली। फ्रांसीसी गवर्नर कांट दलाली ने जो तमिलनाडु के क्षेत्र में अंग्रेजों का जो किला था, फोर्ट सेंट डेविड का किला, तो फ्रांसीसियों का जो गवर्नर था कांट दलाली, इसने क्या काम किया कि इसने ये तमिलनाडु वाले क्षेत्र में जो फोर्ट सेंट डेविड का किला था इस पर घेरा डाल दिया या कहें एक कब्जा कर लिया। फोर्ट सेंट डेविड के किले पर घेरा डाल दिया और कब्जा कर लिया। इसके साथ ही साथ इसने जो है तंजौर पर भी घेरा डाल दिया। तंजौर के किले पर भी घेरा डाल दिया। अब हुआ क्या दोस्तों, तंजौर के किले को जो है फ्रांसीसी और फोर्ट सेंट डेविड के किले को फ्रांसीसियों ने घेर लिया, जो कि अंग्रेजों की बस्तियां स्थापित थी, अंग्रेजों के किले थे, अंग्रेजों की यहाँ पर फैक्ट्रियां थी। और अंग्रेजों ने सबसे पहले चंद्रनगर, फिर कासिम बाजार, फिर उसके बाद पटना और बालासोर पर फ्रांसीसियों की बस्तियों पर कब्जा कर लिया। इसी के परिणाम स्वरूप एक निर्णायक युद्ध हो रहा है जिसे हम वांडीवास का युद्ध कहते हैं। वांडीवास दोस्तों तमिलनाडु में है। आप जानते रहिए, कभी फैक्ट वाइज क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है कि वांडीवास किस राज्य में है। तो वांडीवास तमिलनाडु के राज्य में है। तो आइए अब देखने का प्रयास करते हैं जो निर्णायक युद्ध हो रहा है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य, वह हो रहा है वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में हो रहा है दोस्तों। एक तरफ फ्रांसीसी हैं, इनके तरफ है सेनापति कांट द लाली, दूसरी तरफ अंग्रेज हैं, इनकी तरफ से है सर आयरकूट। जो निर्णायक युद्ध हुआ दोस्तों, इसमें फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार हुई। यानी फ्रांसीसी अपने सैनिक कुशलता के साथ लड़े और अंग्रेज अपने सैनिक कुशलता के साथ लड़े, लेकिन निर्णायक युद्ध में जो है फ्रांसीसियों की बुरी तरह से हार हुई। परिणाम क्या निकला दोस्तों कि फ्रांसीसी की हार हुई। और जब फ्रांसीसियों की हार हो गई दोस्तों, तब हुआ क्या फ्रांसीसियों के लिए कि अब हम आपको यहाँ पे मिटा दे रहे हैं क्योंकि आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसे हम मिटा दे रहे हैं। हुआ क्या दोस्तों कि अब युद्ध के मायने क्या हुआ, यानी युद्ध के मायने क्या हुआ दोस्तों। जो युद्ध इन्होंने लड़ा अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य, अब जो है फ्रांसीसी केवल व्यापारिक कंपनी बनकर रह गए। यानी अब फ्रांसीसी केवल व्यापारी बनकर रह गए। कहने का तात्पर्य था दोस्तों
अब फ्रांसीसी केवल व्यापारी बनकर रह गए। अब व्यापारी बनकर रह गए का तात्पर्य क्या था दोस्तों? फ्रांसीसी ना तो सेना रख सकते हैं, फ्रांसीसी सेना नहीं रख सकते हैं, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने इन्हें कुछ क्षेत्र दिए था व्यापार करने के लिए, वो थे कराइकल था, यनम था, माहे था और पुदुचेरी था। तो ये फ्रांसीसियों की यहाँ पर व्यापारिक कोठियां तब पर भी थीं, लेकिन अब लोग यह हस्तक्षेप किसी भी प्रकार से नहीं कर सकते थे। यह कराइकल, यनम, माहे और पुदुचेरी आजादी के बाद तक भी इनके कब्जे में रहा, और फिर भारत ने एक अभियान चला करके इन्हें कैसे अपने कब्जे में लिया था, ये हम जब आपको इतिहास का जो आखिरी पॉइंट पढ़ाएंगे, जिसमें हम स्वतंत्रता के बाद का इतिहास पढ़ाएंगे, तो वहां पर अच्छे से बताएंगे। फिर भी आप जानते रहिए, यहाँ पर कराईकाल या कराइकल कहीं कहीं लिखा मिलता है, कराईकाल या कराइकल, यनम, माहे, पुदुचेरी, यह क्षेत्र फ्रांसीसी को व्यापार हेतु प्राप्त हुए। अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो फ्रांसीसी गवर्नर था कांट दलाली जब इस युद्ध में हारा, तो यह पहले 2 वर्षों तक इंग्लैंड की कैद में रहा, 2 वर्षों तक इंग्लैंड की कैद में रहा। फिर उसके बाद वहां से जब छूटा, तो यह जो है फ्रांस में भी 4 वर्ष तक कैद में रहा, यानी फ्रांस में भी 3-4 वर्ष तक कैद में रहा। लास्ट में लुई 16वें ने इसे फांसी पर चढ़ा दिया। मतलब युद्ध में हारने की परिणति क्या हुई कि कांट दलाली को स्वयं फ्रांस का सम्राट उसे फांसी पर चढ़ा देता है, क्योंकि इसकी कांट दलाली की वजह से पूरा का पूरा फ्रांसीसी बस्ती ही लगभग समाप्त हो गए भारत में। तो यही हुआ दोस्तों, आप जानते रहिए। कांट दलाली को 2 वर्ष इंग्लैंड के बसालित दुर्ग में कैद किया गया, इंग्लैंड के बसालित दुर्ग में कैद किया गया। फिर 4 वर्ष तक यह फ्रांस की जेल में कैद रहा। फाइनली दोस्तों इसे लुई 16वें ने फांसी पर चढ़ा दिया। यानी कांट दलाली इंग्लैंड में कैद में रहा, फिर आया फ्रांस में भी कैद में रहा, फाइनली इसे लुई 16वें ने फांसी पर चढ़ा दिया। अब दोस्तों जानने का यह प्रयास करते हैं कि फ्रांसीसी हारे क्यों और अंग्रेज जीते क्यों। क्योंकि दोस्तों फ्रांसीसी हारे इसलिए कि फ्रांसीसी एक सरकारी कंपनी थी। लास्ट में आगे चल के ये जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है, और वहीं अंग्रेज जो होते हैं पूरी तरीके से निजी कंपनी होते हैं। यानी इन्हें कोई निर्णय लेने के लिए, युद्ध करने के लिए ऊपर से आर्डर, यानी इंग्लैंड के महाराज से आर्डर लेने की जरूरत नहीं होती है। ये लोग
स्वयं अपने निर्णय ले सकते थे। मेजर कारण यही था फ्रांसीसियों की पराजय का और इंग्लैंड के विजित होने का। आगे चल के इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री होते हैं रॉबर्ट स्पिट्स, यह जो है अपने जो गवर्नर होता है यहाँ का, जिसे लॉर्ड क्लाइव को स्वर्ग में जन्मा व्यक्ति की संज्ञा देते हैं। स्वर्ग में जन्मे व्यक्ति की संज्ञा देते हैं। यहाँ पर अब हम मिटा दे रहे हैं दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। क्लाइव को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉबर्ट स्पिट्स ने स्वर्ग में जन्मे व्यक्ति की संज्ञा दी थी। तो ये यही था दोस्तों मोटा मोटा कर्नाटक का तृतीय युद्ध। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूरी तरह से फ्रांस जो है भारत में समाप्त हो चुके हैं। 1757 अभी देखिए 1757 में प्लासी का युद्ध भी अंग्रेज जीतते हैं, जिसमें जो है जो कूटनीतिक माध्यम से बंगाल को पूरी तरीके से, यानी बंगाल को कहें पूरे के पूरे शासन और प्रशासन पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद, 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद कहीं ना कहीं अंग्रेज जो है दिल्ली तक भी हस्तक्षेप अपना पूरी तरीके से कर लेते हैं। और फिर धीरे धीरे आते आते पूरा का पूरा भारत जो है अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाता है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसके पहले एक कंपनी और आई थी दोस्तों, उसका नाम था स्वीडिश या स्विट्जरलैंड की कंपनी थी। स्विट्जरलैंड की कंपनी थी, ये आई थी दोस्तों 1731 में। हालांकि ये फिर उसके बाद चाइना चली जाती है व्यापार करने के लिए, भारत में उतना पैठ नहीं जमा पाती है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारे जो यूट्यूब चैनल है ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया, उसे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें हमारी थोड़ी सी मदद करिए। अब दोस्तों इसके बाद जो हमारा टॉपिक चलेगा उसे हम आपको जल्द ही सूचना दे देंगे। धन्यवाद दोस्तों।